हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष भार्गव। कक्षा 11वीं फिजिक्स के आज के वीडियो में हम यूनिट 5 कणों के निकाय की गति और घूर्णी गति इसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कुछ नए वर्ड्स यूज हुए हैं जैसे निकाय, घूर्णी गति। तो इनसे संबंधित हम कुछ डेफिनेशंस जो हैं, परिभाषाएं हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले पार्टिकल्स या कण। किसी ऐसी वस्तु को हम कण कह सकते हैं जिसका आकार या साइज नेग्लिजिबल हो, नगण्य हो, और हम जिसकी आंतरिक बनावट की उपेक्षा कर सकें, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि। ये सब इन्हें हम मूल कण मान सकते हैं। दूसरा है निकाय या सिस्टम। हम जानते हैं कि कोई वस्तु है वो कई कणों से मिलकर बनी होती है, और जब कण आपस में एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं या एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं, या दो वस्तुएं हैं या तीन वस्तुएं हैं जो एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालें, इंटरेक्शन करें, तो ऐसे प्रबंध को हम सिस्टम कहते हैं। जैसे एक शांत जल है, उसमें एक नाव है, नाव में कई व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो नाव सहित जो व्यक्तियों का समूह होगा वो एक निकाय का निर्माण करेगा। या बस में सवार जो यात्री हैं वो बस सहित यात्री एक निकाय को प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद इंटरनल फोर्स, आंतरिक बल। निकाय के अवयव जो हैं, एलिमेंट हैं, एक दूसरे पर अन्योन्य क्रिया करते हैं, और करते हुए एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं उसे ही हम आंतरिक बल कहते हैं, इंटरनल फोर्स कहते हैं। एक्सटर्नल फोर्स, यदि निकाय के बाहर के कणों, पार्टिकल्स हैं या वस्तुओं हैं, या एक निकाय दूसरे निकाय पर जो बल लगाए वो बाह्य बल कहलाते हैं। बाह्य बल जब लगता है निकाय पर तो निकाय की स्थिति बदल सकती है, उसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है या हो जाता है। अब अगला है विलगित निकाय, जिसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। यदि किसी भी सिस्टम पर कोई भी बाह्य बल कार्य न कर रहा हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क न कर रहा हो, तो उसे हम आइसोलेटेड निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित निकाय कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र की। इस शब्द का बहुत अधिक उपयोग होगा यहाँ पर। तो किसी भी भौतिक निकाय या फिजिकल सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र हम वह बिंदु मानते हैं जहाँ पर उस वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मान सकें, और इसकी गति ही पूरे सिस्टम की गति को प्रदर्शित करती है, व्यक्त करती है। यदि किसी सिस्टम पर काम करने वाले सभी बाह्य बलों को हम सीधे उसके सेंटर ऑफ मास पर अप्लाई कर दें, आरोपित कर दें, तो पूरे सिस्टम की गति वैसी ही होगी जैसे उस सेंटर ऑफ मास की गति है। अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। यदि कोई सिस्टम है जो दो कणों से मिलकर बना है, दो पार्टिकल से मिलकर बना है, तो उनका सेंटर ऑफ मास हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो यदि दो कणों के समूह जो एक दूसरे के पास होते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, उसे हम टू पार्टिकल सिस्टम कहते हैं। यदि हम मान लें कि m1 m2 द्रव्यमान के दो कण A और B हैं, और मूल बिंदु के सापेक्ष उनकी स्थिति सदिश क्रमशः r1 व r2 वेक्टर हैं, तब उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा C, उसकी स्थिति को हम वेक्टर RCM से प्रदर्शित करते हैं। और RCM इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2। r2 में वेक्टर लगेगा, मास अदिश है, इस पर वेक्टर नहीं लगेगा, तो m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ये दिया जाएगा RCM सेंटर ऑफ मास। आप इस चित्र को देख सकते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस है, इसके मूल बिंदु O है, O से A की स्थिति r1 है, B की स्थिति r2 है, और C की स्थिति RCM वेक्टर दिया गया है। m1 m2 द्रव्यमान के दो कण हैं A और B, तो इस स्थिति में जो द्रव्यमान केंद्र C होगा उसकी स्थिति दी जाएगी RCM इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 m1 प्लस m2। अब एक और शब्द बहुत बार बार उपयोग होगा इस चैप्टर में, रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड। तो वास्तव में दृढ़ पिंड उन वस्तुओं को कहते हैं जिन पर हम बाह्य बल लगाएं तो उनके आकार या आयतन में कोई चेंज नहीं होता है। वास्तव में जो दृढ़ पिंड होता है वो कई कणों का एक समूह होता है, और जब हम इस पर कोई बाह्य बल लगाते हैं
तो कणों की जो स्थिति है उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब हम बाहर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो जो रिजिड बॉडी है उनके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, दो कणों के बीच की दूरी हमेशा अपरिवर्तित रहेगी, और गति, जब दर्पण गति करेगा तो गति करते समय उसके आकार या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वास्तव में ऐसी कोई पूर्णतः रिजिड वस्तु नहीं होती है, फिर भी हम प्रायोगिक तौर से किसी ठोस वस्तु को हम रिजिड बॉडी मान लेते हैं। अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी कि यदि रिजिड बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो हमने बात की कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, जहाँ पर वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी दृढ़पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह निश्चित बिंदु होता है जहाँ पर उसके समस्त द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सके। दृढ़पिंड के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पूरे पिंड के सापेक्ष निश्चित रहती है, और उसकी स्थिति उस बॉडी की ज्योमेट्रिकल शेप और उसके सेंटर ऑफ मास का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, वितरण कितना है, उस पर निर्भर करती है। जब एक चीज़ ये भी बात ध्यान रख लें यहाँ पर कि किसी भी सिस्टम का, किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र उस वस्तु के अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है। हम ये कह सकते हैं द्रव्यमान केंद्र वहाँ भी हो सकता है जहाँ पर वो वस्तु का या पदार्थ नहीं है। जैसे हम कोई वृत्तीय रिंग की बात करें तो उसका द्रव्यमान केंद्र वहाँ भी होता है जहाँ पर पदार्थ नहीं होता है। हम कुछ बॉडीज़ को देख लेते हैं, रिजिड बॉडीज़ को देख लेते हैं। जैसे एक समान छड़ है तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, उसके मध्य बिंदु पर होगा। कोई सर्कुलर रिंग है तो वह के केंद्र पर होगा। वृत्तीय चकती है, डाइस है, तो उसका केंद्र पर होगा। आयताकार, समांतर, चतुर्भुज के आकार या कोई पतली वर्गाकार सीट है तो उसका द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार प्राप्त होगा, विकर्णों के कटान बिंदु पर प्राप्त होगा। कोई त्रिभुजाकार वस्तु है तो उसका द्रव्यमान केंद्र मध्यिकाओं के कटान बिंदु पर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार कुछ अलग अलग वस्तुएं हैं, सबके लिए सेंटर ऑफ मास अलग अलग होते हैं। तो आप उनको देख सकते हैं कि कुछ 3 या 4 वस्तुएं हैं ऐसी हम याद रख सकते हैं जिनका द्रव्यमान केंद्र हमें कहाँ पे प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। यदि एक समान छड़ है तो उसका द्रव्यमान केंद्र के लिए हम व्यंजक ज्ञात करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई पतली छड़ है, एक समान जो है AB है, उसकी लंबाई कैपिटल L है, द्रव्यमान केंद्र कैपिटल M है। तब उस रॉड की पर यूनिट लेंथ का जो मास होगा, उस रॉड की पर यूनिट लेंथ का जो मास होगा वो कैपिटल M अपॉन कैपिटल L हो जाएगा। यदि हम सिस्टम जो है उसके मूल बिंदु के सिरे A पर हम देखें X अक्ष लंबाई के अंदर से, और जो रॉड है वो छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, तो और प्रत्येक एलिमेंट या प्रत्येक तत्व का जो द्रव्यमान है वो dm है, क्योंकि स्मॉल है इसलिए d लगा दिया हमने उसमें। तो इस स्थिति में मूल बिंदु O से x दूरी पर dx लंबाई के ऐसे किसी भी एलिमेंट को यदि हम लें तो उसका द्रव्यमान dm बराबर m/l dx हो जाएगा। आप इस चीज़ को देख लें पहले। आप x y z अक्ष ले रखा है, इसमें AB एक छड़ है। उस छड़ में हम देख रहे हैं कि हम मूल बिंदु O से dx लंबाई x दूरी पर कोई dx स्थिति में हम मूल बिंदु का मान, द्रव्यमान केंद्र का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं। पूरी छड़ की लंबाई कैपिटल L है, तो हम ये देखते हैं कि मूल बिंदु से x दूरी पर dx लंबाई के ऐसे किसी एलिमेंट को लें तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, dm बराबर कैपिटल M/L dx हो जाएगा। इसलिए मूल बिंदु से छड़ के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, यदि मूल बिंदु से छड़ के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालें तो XCM बराबर हो जाएगा 1/M इंटीग्रेशन XDM, जो कि हम स्मॉल को हम टोटल में बदलते हैं तो मूल बिंदु से छड़ के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति XCM बराबर होगा
1/M एक्स डी एम, या एक्स सी एम बराबर 1/M लिमिट 0 से कैपिटल एल ले लेंगे हम, और एक्स एम अपॉन एल डी एक्स, डी एम के स्थान पे हम एम अपॉन एल डी एक्स ले लेंगे। तो 1/L 0 से एल एक्स डी एक्स ये हम ले लेंगे इस प्रकार। तो एक्स सी एम बराबर हो जाएगा 1/L एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1/L एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। और लिमिट 0 से एल, क्योंकि हम जानते हैं एक्स का जो समाकलन होगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा। तो अब हम जब लिमिट रखेंगे तो 0 के लिए लिमिट माइनस के बाद 0 हो जाएगी, जब एल को रखेंगे तो एल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार एक्स सी एम बराबर मिलेगा हमें एल अपॉन 2। तो यही एक समान पतली छड़ के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति के लिए व्यंजक है। स्पष्ट है कि एक समान पतली छड़ का जो द्रव्यमान केंद्र होता है उसके मध्य बिंदु पर होता है। अब हम देखते हैं जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। यदि कोई दृढ़ पिंड है, रिजिड बॉडी है, वो गति कर रही है, तो उसकी गतियों में हम दो प्रकार की गति लेते हैं, एक स्थानांतरित गति, एक घूर्णी गति। तो पहले हम स्थानांतरित गति को देख लें कि जब भी कोई दृढ़ पिंड जो है, दृढ़ वस्तु है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस प्रकार गति करती है कि उसके सभी अवयवी कणों का विस्थापन और वेग एक समान होते हैं, उसके सभी अवयवी कणों का विस्थापन और वेग समान होते हैं, तो इस प्रकार की गति को स्थानांतरित गति कहते हैं। जैसे ट्रेन की बोगी की गति स्थानांतरित गति होती है। यहाँ आप ध्यान देना है कि सभी अवयवी कण जितने होंगे उनका विस्थापन, के कणों का विस्थापन होगा और वेग एक समान ही रहेगा, तभी वो स्थानांतरित गति कहलाएगी। तो ट्रेन की बोगी जो है, ट्रेन की बोगी में जितने कण हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनकी सबका त्वरण और वेग एक समान होगा। इसकी विशेषताएं, सभी अवयवी कणों का विस्थापन एक समान होता है, सभी अवयवी कण समांतर रेखा में या एक सरल रेखा या एक वक्र रेखा में गति करते हैं, सभी अवयवी कणों का वेग भी एक समान होता है। अब हमें इस चैप्टर में मुख्य रूप से घूर्णन गति पढ़ना है, रोटेशनल मोशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक्स डैश एक एक्सेस है और ये एक एक्स एक्स है, ये मुख्य अक्ष होगी उसकी, इसे हम घूर्णन अक्ष कहेंगे। और ये पूरा दृढ़ पिंड है, और यदि दृढ़ पिंड घूर्णन अक्ष के सापेक्ष गति करे तो उस प्रकार की गति को हम घूर्णी गति कहते हैं। जब किसी दृढ़ पिंड पर बल या बलयुग्म लगाने से वह पिंड स्वयं से जाने वाली किसी अक्ष के परता, स्वयं से जाने वाली किसी अक्ष के परता घूमने लगता है, तो उसकी इस गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णी गति कहते हैं। और जिस अक्ष के परता वो पिंड घूमता है उसे हम घूर्णन अक्ष कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। जैसे पहियों की गति, घिरनियों की गति, पंखे के ब्लेडों की गति, किवाड़ों की गति और रिकॉर्ड प्लेयर की गति। इस प्रकार पृथ्वी जो भी है अपने अक्ष के चारों, अपने अक्ष पर 24 घंटे बार घूमती है। ये सभी गतियाँ घूर्णी गति के उदाहरण हैं। जब कोई वस्तु घूर्णी गति करती है तो उसके अवयवी कण वृत्तीय गति करते हैं। इसको ध्यान रखना है क्योंकि हम इनका उपयोग करते हैं आगे जाके। कोई वस्तु जो घूर्णी गति करेगी तो उसके जितने कण होंगे वो वृत्तीय गति करेंगे, और इन सभी कणों के वृत्तीय मार्गों का जो केंद्र होगा वो घूर्णन अक्ष पर ही स्थित होगा। यहाँ पर सभी कणों के कोणीय वेग एक समान होंगे, परंतु उनके रेखीय वेग अलग अलग होते हैं। इस तथ्य का हम आगे उपयोग करेंगे कि सभी कण, कोई वस्तु जो घूर्णन गति करेगी उनके कोणीय वेग हम एक समान लेंगे ओमेगा, लेकिन उनके रेखीय वेग भी जो आर ओमेगा होता है वो अलग अलग होगा, क्योंकि सबसे घूर्णन अक्ष से दूरियां अलग अलग हो जाती हैं। घूर्णन अक्ष पर स्थित प्रत्येक कण का रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी 0 होगी, और जो भी वस्तु है उसका प्रत्येक कण है घूर्णन अक्ष के लंबवत तल में वृत्तीय गति करता है। सर्कुलर मोशन संबंधित कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण आदि घूर्णन अक्ष के लिए भी वही निश्चित परिभाषित है। स्थानांतरित गति एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय हो सकती है, किंतु घूर्णी गति जो है केवल द्विविमीय तथा त्रिविमीय होती है। घूर्णी गति एक विमीय नहीं होती है। अब हम जनरल मोशन हम तब कहेंगे जब स्थानांतरित गति और घूर्णी गति दोनों प्रकार की गति एक साथ हो जाती है, तो इस प्रकार की इस गति को हम जनरल मोशन कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति साइकिल पर बैठकर जा रहा है, तो पहिया जो घूमेगा साइकिल का, वो उसमें दोनों प्रकार की गतियाँ होती हैं, क्योंकि आगे बढ़ रही है तो स्थानांतरित गति, और पहिया घूम रहा है तो उसकी घूर्णी गति होगी।
तो इस प्रकार आज हमने मुख्य रूप से जो गति है, घूर्णन गति, निकाय, ये सब क्या है, और द्रव्यमान केंद्र क्या है, द्रव्यमान एक समान छड़ के लिए द्रव्यमान के लिए व्यंजक, इन सभी का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।